नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तैयारी मित्रों आप किसी भी परीक्षा की कर रहे हो, विविध से क्वेश्चंस हर जगह पूछा जाता है। जैसे हम तो मान के चल रहे हैं कि आप टीजीटी आर्ट की तैयारी कर रहे हैं और टीजीटी आर्ट में भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। भारत के प्रमुख कार्टूनिस्ट कौन हैं, भारत के कला केंद्र कौन हैं, भारत के सौंदर्य शास्त्री कौन कौन है। तो इसको हम विविध नाम दे रहे हैं, लेकिन आप जो चाहें वो नाम दे सकते हैं। फिलहाल जैसे आपसे पूछा जाए कला के प्रमुख तत्व कौन से हैं, तो आप कहेंगे कला के प्रमुख तत्व 6 होते हैं। अब उन 6 में पूछा जाए तो आप कहेंगे रेखा होता है, रेखा के बाद रंग लगा देते हैं, रंग के बाद हमें रूप याद आ जाता है, रूप के बाद हमें तान याद आ जाता है, तान के बाद पोत याद आता है, पोत के बाद क्या आता है, अंतराल आता है। तो ऐसे ही मित्रों कुछ प्रमुख कार्टूनिस्ट भी हैं, ऐसे कुछ प्रमुख सौंदर्य शास्त्री हैं। जैसे भरत मुनि का नाम आए तो आप कहते हैं रस निष्पत्ति का सिद्धांत दिए। वात्स्यायन की बात आए तो कहेंगे कामसूत्र। आपसे कहा जाए आचार्य वामन तो आप कहते हैं रीतिमत सिद्धांत दिए। ऐसे जब राजा भोज की बात आती है तो श्रृंगार प्रकाश की बात आ जाती है। भामाह की बात आती है तो अलंकरण सिद्धांत आ जाते हैं। तो ये सारी बातें घूम फिर के आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होंगी, इसलिए आपको कराया जा रहा है। पेन पेपर साथ रखें तो ज़्यादा बढ़िया है, अन्यथा स्मार्ट व्यक्ति स्मार्ट टाइप से पढ़ाई करता है। अब हम किसी को कुछ कह तो सकते नहीं हैं, सीधे क्लास की तरफ चलेंगे। मित्रों देखो, भारत के प्रमुख कार्टूनिस्ट, आपसे कुछ कार्टूनिस्ट के नाम दिए गए हैं। जैसे कार्टूनिस्ट एक साइड में है और संबद्धता या समाचार पत्र का नाम एक साइड दे दिया गया कि वो कहाँ कार्य करते हैं। जैसे आर.के. लक्ष्मण साहब बहुत फेमस कार्टूनिस्ट हैं, इनका नाम कई बार आपने सुना होगा। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में कार्टून बनाते हैं। जबकि मारिया मिरांडा का अगर बात आता है मित्रों, तो ये ऑब्जर्वर ऑफ बिजनेस एंड पॉलिटिक्स जो आपका छपता है उसमें जो है ये कार्टूनिस्ट के रूप में कार्य करते हैं। सुधीर तैलंग की अगर बात करते हैं तो ये हिंदुस्तान टाइम्स में काम करते हैं। जबकि सुधीर धर की अगर हम बात करें तो सुधीर धर साहब का जो संबंध है वो पायनियर अखबार से है। केशव साहब का नाम द हिंदू के लिए आता है। द हिंदू इंग्लिश का बहुत ही अच्छा और सिविल सर्विसेज के लिए बहुत अच्छा अखबार माना जाता है जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। रंगा की अगर बात करते हैं तो रंगा इंडियन एक्सप्रेस में जो है अपना कार्टून दिखाते हैं, छापते हैं। राजेंद्र पुरी साहब जो काम करते हैं वो स्टेट्समैन में छापते हैं। जबकि अजीत नैनन, ये नाम इंपॉर्टेंट है, अजीत नैनन इंडिया टुडे में एज अ कार्टूनिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पोनप्पा की अगर बात करते हैं मित्रों तो पोनप्पा का जो संबंध है वो डेक्कन हेराल्ड से है। किससे है? डेक्कन हेराल्ड से संबंधित है, तो ये बात जरूर याद रखिएगा। और इरफान कांग की अगर बात करते हैं तो इरफान कांग का संबंध नव भारत टाइम्स से है। ये इरफान या कांग जो है ये नव भारत टाइम्स में एज अ कार्टूनिस्ट कार्य करते हैं, बात याद रखना। अगर राजेंद्र की बात करते हैं तो राजेंद्र जनसत्ता में बहुत बढ़िया से काम करते हैं। और जनसत्ता आप जानते हैं हिंदी का नंबर 1 का अखबार होता है। जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं लगभग 50% लोगों के पास ये जनसत्ता अखबार पढ़ने का मौका मिलता है। जो लोग मेंस वेंस लिखते हैं वो ज़्यादातर ये पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं रहता, यहाँ पे मेन न्यूज़ रहती है। और ख़ास करके इसका संपादकीय वाला पार्ट बहुत अच्छा होता है। आगे बात करें तो गोविंद और मंजूल का नाम आएगा। गोविंद और मंजूल का जो संबंध होता है वो राष्ट्रीय सहारा से होता है। राष्ट्रीय सहारा में एज अ कार्टूनिस्ट के रूप में कार्य करते हैं। जबकि जगत का नाम आया तो जगत जो है वो आज के लिए काम करते हैं। आज एक अखबार चलता है आज, उसमें जगत का कार्टून छपता है। अगर बात हम मित्रों किट्टू की करते हैं, किट्टू आजकल में काम करते हैं। जबकि प्रकाश शेट्टी की अगर बात आए तो ये मलयाला मनोरमा में जो है एज अ कार्टूनिस्ट के रूप में कार्य करते हैं। मलयाला मनोरमा में प्रकाश शेट्टी एज अ कार्टूनिस्ट के रूप में कार्य करते हैं। अभिषेक की अगर हम बात करते हैं तो अभिषेक जो है हिंदुस्तान में काम करते हैं। हिंदुस्तान तो लगभग हमें लग रहा है 60 से 70% आबादी में पढ़ा जाता है, हिंदी में छपता है अखबार, ज़्यादा लोग इसे प्रेफर करते हैं। तो अभिषेक साहब वहाँ पे अपना एज अ कार्टूनिस्ट के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। त्रिशंकु की अगर बात करते हैं तो त्रिशंकु जो है वो राजस्थान पत्रिका में एज अ कार्टूनिस्ट के कार्य में लगे हुए हैं। जबकि अंबू की अगर बात आती है तो द टेलीग्राफ में एज अ कार्टूनिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ओपी विजयन की अगर बात करते हैं मित्रों तो ये स्टेट्समैन में जो है एज अ कार्टूनिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये सारे कुछ खास कार्टूनिस्ट हैं जो अपनी कार्टून के बल पे लोगों का मन मोहते हैं।
तो ये सारे तो कार्टूनिस्ट हैं। अब आगे कुछ पेंसिल के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आप जानते हैं स्केच बनाने में पेंसिल की है आवश्यकता होती है, तो स्केच आप पेंसिल से ही बनाएंगे। जैसे पेंसिल क्या है, तो पेंसिल सीडार नामक लकड़ी की बनी होती है मित्रों, सीडार वाले पेड़ से तैयार होती है। पेंसिल 3 प्रकार की होती हैं, एक एच टाइप की पेंसिल, एक बी टाइप की पेंसिल और एक HB टाइप की पेंसिल। एच टाइप की पेंसिल क्या होती है मित्रों, हार्ड या फिर कड़ी पेंसिल को एच टाइप की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि सॉफ्ट या मुलायम पेंसिल जो है वो बी टाइप की पेंसिल होती है। बात याद रखना, आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा सॉफ्ट पेंसिल कौन है, तो आपको एच के साथ आंसर्स देना पड़ेगा कि बी के साथ। अरे सॉफ्ट यानी मुलायम, मुलायम यानी बी। और HB अगर पूछा जाए मित्रों तो ये हार्डनेस और ब्लैकनेस के लिए जानी जाती है। हार्डनेस और ब्लैकनेस के लिए कौन सी पेंसिल हम यूज करते हैं, तो HB पेंसिल का यूज किया जाता है। तो 3 टाइप्स की पेंसिल हो गई, सीडार नामक पेड़ से बनती है, ये बात याद रखना। बीच में इसमें ग्रेफाइट लगा होता है, ये बात भी आपके दिमाग में सदैव चलना चाहिए। अब बात होगी सबसे पहले पेंसिल कौन सी कंपनी मित्रों, तो सर्वप्रथम पेंसिल कंपनी की जो स्थापना होती है वो 1761 में होती है और इंग्लैंड के फेबर नामक व्यक्ति ने किया है। तो पेंसिल बनाने वाली कंपनी का निर्माण फेबर के द्वारा किया जाता है, याद रखना। कहाँ पे, इंग्लैंड में। सर्वप्रथम जो ग्रेफाइट वाली पेंसिल है मित्रों ये 1662 में, कब, 1662 में इंग्लैंड में ही बनी थी। अब पेंसिल की बात कर लें तो जैसे हार्ड पेंसिल के रूप में कौन कौन सी एच टाइप आपने अभी देखा ही था, तो हार्ड पेंसिल में एच पेंसिल आती है, 2H आती है, 3H आती है और 4H आती है। यह ज्यामितीय रेखांकन में प्रयोग किया जाता है मित्रों। ये सारी पेंसिल आपके हार्ड पेंसिल के रूप में जानी जाती हैं। आगे बात करें तो सॉफ्ट पेंसिल की बात आएगी, बी टाइप का है, 2B टाइप का है, 3B टाइप का है, 4B टाइप का है, 6B टाइप का है। यह कोमल रेखांकन के लिए प्रयोग किया जाता है मित्रों। तो B, 2B, 3B, 4B, 6B ये सब कैसी पेंसिल हैं, ये सॉफ्ट पेंसिल हैं जिसे हम कोमल पेंसिल के रूप में जानते हैं, यानी सॉफ्ट रेखांकन बनाने के लिए इनका उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। तो ये तो आपने 3 टाइप की पेंसिल देख ली मित्रों, HB और HB। अब थोड़ा कागज के बारे में देख लेते हैं। कागज का आकार आप जानते हैं कई टाइप का होता है। डेसीमीटर में 20 × 15.5 के आकार में आता है। अगर मीडियम की बात करते हैं तो 22 × 17.5 के रेशियो में आता है। एक रॉयल की बात होती है तो 24 × 19 के रेशियो में आता है। और इंपीरियल की अगर बात आती है तो 30.5 × 22.5 में इंपीरियल की श्रेणी में आ जाता है। जबकि डबल एलिकंट की अगर बात करते हैं तो डबल एलिकंट में 40 × 26.75 में आता है। जबकि एक्वेरियन की अगर बात करते हैं मित्रों तो ये 53 × 31 के रेशियो में भी आपका कागज आता है। तो कागज के कई टाइप्स में आते हैं, आप जानते होंगे। एक बार आपकी परीक्षा में A4 टाइप के कागज का नाम छपा था और A4 का रेशियो आप जानते हैं 297 × 210, 297 × 210 का रेशियो A4 का होता है। तो ये बात तो आप जानते ही हैं। तो कागज़ के प्रकार भी आपने देख लिए, पेंसिल के प्रकार देख लिए, कार्टूनिस्ट देख लिए। अब कुछ बात कर लें नाट्यशास्त्र की। अगर नाट्यशास्त्र की हम बात करते हैं मित्रों तो आप जानते हैं नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने कितने 3 मूल रंग बताए थे। अब 3 मूल रंग भरत मुनि कौन कौन बताए, एक तो कहे लाल है, दूसरा पीला है, तीसरा श्याम है। श्याम मतलब हल्का काला। तो लाल, पीला और श्याम ये जो है 3 मूल रंग किसने बताए, भरत मुनि ने बताए। किसमें बताए, अपने नाट्यशास्त्र में बताए। नारायण मुनि ने चित्र सूत्र में प्रधान 5 रंग बताए। कितने, 5। किसने बताए, नारायण मुनि ने बताए। किसमें बताए, चित्र सूत्र में बताए। एक श्वेत है, दूसरा पीत है, तीसरा रक्त है, चौथा कृष्ण है और 5वां आपका नील है। तो नील, कृष्ण, रक्त, पीत और श्वेत ये नारायण मुनि के अकॉर्डिंग है। ये 5 रंगों की बात करते हैं कि चित्र सूत्र में प्रधान 5 रंग हैं, यानी मुख्यतः 5 रंग होते हैं। ऐसे आगे बढ़ेंगे तो श्री कुमार आप जानते हैं बहुत अच्छी रचना लिखते हैं श्री कुमार की, ये शिल्प रत्न। शिल्प रत्न में 5 प्रकार के रंगों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से 5 रंग हैं मित्रों, एक आपका लाल है, दूसरा पीला है, तीसरा नीला है, चौथा काला है, 5वां सफ़ेद है। तो लाल, पीला, नीला, काला और सफ़ेद ये श्री कुमार के शिल्प रत्न में उल्लेखित 5 रंग हैं मित्रों। ये बात आपको सदैव दिमाग में बिठा के रखनी होगी। अब आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कह रहा है मानसोल्लास सोमेश्वर। कौन, मानसोल्लास सोमेश्वर की पुस्तक में 4 प्रकार के रंग बताए गए। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। सभी के अकॉर्डिंग अलग अलग पूछा जाएगा तो बात याद रखना।
मानसोल्लास सोमेश्वर की पुस्तक में कितने प्रकार के? 4। कौन कौन? एक श्वेत है, दूसरा रक्त है, तीसरा कत्या है और चौथा पीत है। तो श्वेत, रक्त, कात्या और पीत का उल्लेख कहाँ हुआ है? मानसोल्लास में हुआ है, सोमेश्वर की पुस्तक है। 4 प्रकार के रंगों का उल्लेख यहाँ पे होता है। और आगे बढ़े मित्रों तो कहा जाता है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में प्राथमिक रंगों को क्या कहा गया? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जो प्राइमरी रंग है मित्रों उन्हें मूल वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल वर्ण कहा जाता है। और सफेद रंग चीन में शोक का प्रतीक बताया जाता है। शोक का प्रतीक क्या है चीन में? तो चीन में शोक का प्रतीक सफेद रंग है। अपने यहाँ विरोध का प्रतीक क्या है? काला रंग है। काला रंग वाला झंडा अगर किसी नेता को दिखा दो तो समझ लो आपने विरोध प्रदर्शित कर दिया। चीन में यही शोक के रूप में सफेद रंग दर्शाया जाता है। हरा रंग ईसाई धर्म में पुनर्जन्म का प्रतीक है। तो हरा रंग जो है वो ईसाई धर्म के लिए पुनर्जन्म की बात हो रही है। जैसे इस जन्म में हम मानव बन के आए तो अगले भी जन्म में हम मानव ही बन के आएंगे, यानी पुनर्जन्म की बात हो गई। हरा रंग है। पीला रंग ईसाई धर्म में स्वर्ग का प्रतीक है। किसका है? स्वर्ग का। ये आपको क्वेश्चन हमने करवाया है और पूछा गया क्वेश्चन से। तो पीला रंग ईसाई धर्म में किसका प्रतीक है? स्वर्ग का प्रतीक है मित्रों। जबकि बाइजेंटाइन कला में पीला रंग क्या है? तो ये स्वर्ग का प्रतीक ही बताया जाता है बाइजेंटाइन कला में भी। कौन? पीला रंग। आगे बढ़े तो पीला रंग हिंदू धर्म में विवाह अवसर पर शुभ माना जाता है। पीला रंग हिंदू धर्म में विवाह अवसर पर शुभ माना जाता है। आपने देखा होगा कि जब शादियां होती हैं, अब तो हल्दी का रस्म अलग हो गया मित्रों। हल्दी में सभी लोग, सब परिवार पीला 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 सब कुछ पीला रखते थे। पहले गांव देहात की शादियों में ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब भाई सब एडवांस हो रहा है, सब दिखावटी जमाना है तो सब कर रहे हैं। हालांकि तब भी पीला रंग आपके किसका प्रतीक था? शुभ अवसर का प्रतीक था। और आज की डेट में भी वही है। मुस्लिम संप्रदाय में काले रंग का बुर्का शुभ माना जाता है। क्या? मुस्लिम संप्रदाय में काले रंग का बुर्का। बुर्का आप जानते होंगे मित्रों, मुस्लिम महिलाएं, बच्चियां धारण करती हैं और केवल आंख दिखाई देती है, बाकी पूरा अंग उनका ढका रहता है काले कपड़े से। तो वो बुर्का होता है, आप अक्सर अपने आसपास देखते होंगे। तो वो उनके लिए शुभ बताया जाता है, यानी बढ़िया बताया जाता है। ऐसे ईसाई धर्म में फ्रॉक या फिर ग्राउन, ये सफ़ेद रंग का शुभ बताया जा रहा है कि ईसाई धर्म में फ्रॉक या ग्राउन को जो है बहुत बढ़िया बताया जा रहा है। फ्रॉक या ग्राउन में सफ़ेद रंग शुभ बताया जाता है। ये तो रंगों की बात हो गई। अब थोड़ा रंग का प्रमाण या रस का प्रमाण देख लें मित्रों। रस का प्रमाण देख लेते हैं। जैसे आप जानते हैं भरत मुनि कुछ कहते हैं, कुछ और होता है। ऐसे रस का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो मित्रों रस का सबसे पहला प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग की जब बात आए तो ऋग्वेद, जहाँ से आपके कल धातु से कला उत्पन्न होता है, ऋग्वेद में मिलता है, जो वनस्पतियों के रस के रूप में मिलता है। किसके रूप में? वनस्पतियों के रस के रूप में मिलता है। आगे बात करें तो तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्म को रस रूप कहा गया है। यही वास्तव में आनंद है। तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्म, किसको? ब्रह्म को रस रूप कहा गया है और यही वास्तवों में आनंद का प्रतीक बताया जाता है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कितने प्रकार के? तो 8 प्रकार के। कई बार पूछा गया भरत मुनि के अकॉर्डिंग नाट्यशास्त्र में कितने? तो 8 प्रकार के रस बताए गए, जिसमें एक सूक्ति है, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभेद, अद्भुत, ये शंगो, चेष्टो, नाट्यो, रसः, स्मृतः। तो मित्रों इस टाइप से इन्होंने 8 रस के बारे में विवेचना की है। जबकि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में 9 रसों का उल्लेख मिलता है। तो नाट्यशास्त्र में 8 और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में 9। नाट्यशास्त्र में 8 रस का उल्लेख बार बार मिलता है। नाट्यशास्त्र में 49 भावों का भी उल्लेख मिलता है। ये बात भी याद रखिएगा। कितने भाव? 49 भाव। नाट्यशास्त्र में कितने परिच्छेदों की बात होती है मित्रों? तो 37 परिच्छेदों की बात होती है। ये भी बात आपके दिमाग में सदैव चलना रही। कितने? 37 परिच्छेद। आगे बात करते हैं तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के जो 9 रस हैं वो कौन कौन से हैं मित्रों? 9 रस इस टाइप से हैं। पहला श्रृंगार है, दूसरा हास्य है, तीसरा करुण है, चौथा रौद्र है, 5वां वीर है, 6वां भयानक है, 7वां विभेद से, 8वां अद्भुत है और 9वां शांत रस है मित्रों। तो इस टाइप से विष्णु धर्मोत्तर पुराण के 9 रसों का उल्लेख मिल जाता है। आगे बात करें मित्रों तो आगे कहा जाता है कि भोज की पुस्तक आती है। भोज आप जानते हैं श्रृंगार प्रकाश लिखते हैं। तो भोज की पुस्तक है समरांगण सूत्रधार। कौन सी पुस्तक? समरांगण सूत्रधार। इसमें जो है 11 रसों का उल्लेख है। तो राजा भोज ने 11 रसों का उल्लेख किसमें किया? समरांगण सूत्रधार में किया है। और आचार्य उद्भट ने शांत रस को मिलाकर के 9 रसों की स्थापना कर दी।
तो राजा उद्भट ने शांत रस को मिला लिया, बस 9 रस बता दिए। वैसे तो 8 रस आप जानते ही हैं कि 8 रस आपके कहाँ पे हैं, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में है। तो ये सारी बातें तो रसों पर हो गई। अब रसों के बाद कुछ सौंदर्य शास्त्री के सिद्धांत देख लेते हैं मित्रों। खास खास सिद्धांत हैं, उन्हें आप पढ़ने का प्रयास करिएगा, समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक साइड में आपके सौंदर्य शास्त्री हैं, दूसरे साइड में सिद्धांत हैं। जैसे भरत मुनि की बात आती है तो रस निष्पत्ति का सिद्धांत भरत मुनि का है। भट्टो लोल्लट की अगर बात होती है मित्रों तो ये उत्पत्तिवाद का सिद्धांत देते हैं। जबकि शशंकु की अगर बात होती है मित्रों तो शशंकु का जैसे नाम आएगा अनुमतिवाद या फिर अनुमानवाद की बात आ जाती है। तो अनुमतिवाद या अनुमानवाद जो है वो शशंकु का है, ऐसा जो सिद्धांत दिया गया वो किसका है, वो शशंकु का है। और भट्ट नायक की अगर बात करते हैं तो मुक्तिवाद, क्या मुक्तिवाद या फिर भोगवाद का बात जो है वो भट्ट नायक के यहाँ होता है। अभिनव गुप्त की अगर हम बात करते हैं मित्रों तो ये अभिव्यक्तिवाद है। क्या अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत आपके अभिनव गुप्त के द्वारा दिया जाता है। और वात्स्यायन का बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये कामसूत्र देते हैं। क्या कामसूत्र का सिद्धांत देते हैं। जबकि बाबा रविंद्रनाथ टैगोर ने सत्यम शिवम सुंदरम का सिद्धांत दिया है, तो ये बात जरूर याद रखिएगा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अगर हम बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन सा, रस मीमांसा देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा के रखिएगा। भामह की बात करते हैं मित्रों तो भामह आपके अलंकरण सिद्धांत को जो है प्रतिपादित करते हैं। जबकि आचार्य वामन की जब बात आती है मित्रों तो ये रीतिमत सिद्धांत देते हैं। कौन, रीतिमत सिद्धांत देते हैं आचार्य वामन। कुंतक की अगर बात करते हैं तो कुंतक आपके वक्रोत सिद्धांत देते हैं, वक्रोत सिद्धांत। और आनंदवर्धन की अगर हम बात करते हैं तो ये ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक बताए जाते हैं। क्षेमेंद्र की अगर बात करते हैं तो औचित्य विहार की बात आती है। और मम्मट की अगर बात करते हैं तो ये काव्य प्रकाश के बारे में बात करते हैं। अगर हम भोग की बात करें मित्रों तो आप जानते हैं भोग का श्रृंगार प्रकाश ज़्यादा फेमस है, तो ये श्रृंगार प्रकाश वाला सिद्धांत आपको भोग के साथ याद रखना होगा। वैसे समरांगण सूत्रधार भी किसने लिखा, भोग ने लिखा, जिसमें आपने 9 रसों का उल्लेख भी बताया है। तो ये सारी बातें हमें उम्मीद है समझ में आई होंगी। आज का आपका जो ये क्लास है ये कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। जो लोग क्लास को मिस कर रहे हैं ना, बाद में बहुत मिस होंगे, क्योंकि जब 1 या 2 नंबर से रह जाएगा किन्हीं कारणवश, फिर रोएंगे, सर जी काश पढ़ा दिए होते, हो गया होता। तो ये कहने वाली बात हम नहीं छोड़ते मित्रों, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब आप अपनी तरफ से ना कर पाएँ तो उसमें गलती आपकी है, उसमें हमारा थोड़ा सा भी दोष नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग ईमानदारी के साथ पेन पेपर ले करके बैठे होंगे, थोड़ा बहुत लिखे होंगे, जो इम्पोर्टेंस हमने बताया उसे सुना होगा, उसे लिखा होगा, जिससे आपका खुद का नोट्स बनता तैयार हो रहा होगा। उसे थोड़ा बहुत रिवीजन करते रहेंगे तो आपका काम मिलता रहेगा। चाहे वो सुबह 11 बजे क्लास हो उसमें काम देगा, चाहे वो रात 10 बजे क्लास हो उसमें काम देगा, चाहे दिन में अन्य कोई क्लासेस 2 बजे क्लास हो उसमें काम देगा, सब जगह काम देता है। यही आपकी परीक्षा हाल में भी काम दे जाएगा। तो जब पढ़ेंगे तब काम देगा मित्रों। ठीक, चलो मिलते हैं, छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।